रजनी वेरी गुड, तृप्ति, अर्चिता, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड इन क्लोरीन इतना है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज कितना निकल करके आएगी। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, है ना, लैम्डा वहां से निकाल लिया जाएगा। H आपको पता होना चाहिए, C आपको पता होना चाहिए, एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा चलिए इस क्वेश्चन पर पूरी मेहनत कर लेते हैं और आंसर भी एक्यूरेसी पर लाएंगे। ठीक है, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, क्लोरीन के 1 मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी कि वो है 1 मोल के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो है आपकी 242 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर 3 जूल कर लीजिए आप। किलो जूल में है, जूल में कर लेना, क्योंकि आगे भी यूनिट जितने भी आंसर हैं वो सब नैनोमीटर में दे रखे हैं, इसीलिए हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्लोरीन के 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगी एनर्जी, तो ये आपकी एनर्जी कितनी देगी, द एनर्जी 1 मोल के लिए, तो 1 क्लोरीन के लिए निकालिएगा। 1 क्लोरीन के लिए, ये 1 क्लोरीन है ना, 1 क्लोरीन के लिए, तो इसका मतलब है 242 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपकी ये एनर्जी जो है वो आपकी जूल में कैलकुलेट होके आएगी 1 क्लोरीन के एटम के लिए। ठीक है, अब हम लोग E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन E हो जाता है। E की वैल्यू को नीचे रख लेंगे, बाकी वैल्यू ऊपर रख लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है। C भी आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। सभी लोग कैलकुलेशन करें, अपॉन में चले आइए, तो अपॉन में आपका यही है ही वैल्यू, ये वैल्यू आएगी अपॉन में। तो जब ये वैल्यू अपॉन में रखेंगे तो इसका मतलब हुआ एनर्जी अपॉन में रख देते हैं तो नीचे ये, ऊपर वो चला जाएगा वैल्यू, यानी 242 इंटू 10⁻³ अपॉन में और आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी वैल्यू। जी बताइए सब लोग कैलकुलेशन करके, बाकी मैंने पुट कर दिया है, कैलकुलेशन बताएं। यहाँ इनटू हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। सभी लोग कैलकुलेशन सॉल्व करके बताइए कितनी आ रही है। जी ये 6.6 है। चलिए मैं मोबाइल से कैलकुलेट कर दे रहा हूं। ये हो जाना चाहिए आपका 6.6 इंटू, आप भी कैलकुलेट करके बताएं रजनी, क्या मेरी वॉइस आप तक नहीं आ रही है? क्या मैसेज मेरा नहीं आ रहा है या वॉइस नहीं आ रही, क्या समस्या है बताएं। इंटू 3, आप लोग साइलेंट मोड में चले गए हैं इसलिए पूछ रहा हूं, डिवाइडेड बाई 242, 0.081 लगभग आंसर आ रहा है। और 242 एक बार दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 6.6 आ रही है, ठीक है। 6.6 इंटू 3 कर दो, ये हो गया आपका। अच्छा मल्टीप्लाइड बाई 6 से और मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाइड बाई 6.02, ठीक है, डिवाइडेड बाई 242, ठीक है, 0.492 आ रहा है। तो यहाँ पर 0.492 इंटू 10⁻³ चेक कर लीजिए, ऊपर ये हो गया आपका 3 ऊपर गया माइनस का, वो 37 हो गया, 37, और ये 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻ पूरा 8 इंटू 10⁻23, तो ये होगा 6 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये भी 10⁻³ हो जाएगा, तो 37 हो गया, 31 बचा, 7 वहाँ, ठीक, बिल्कुल सही। तो यानी अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 490
मान के चलिए 490 से जुड़ा हुआ आंसर कौन सा सटीक है वो हम लोग देखें। ये 494 पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन 494, उसी के रेंज में केवल एक ही आंसर 492 है। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इधर डेसिमल ले जाओगे, डेसिमल इधर ले जाओगे तो आंसर वही बनेगा, नैनोमीटर में यही आएगा। जी अमित कुमार उपाध्याय चेक करिए इसे, जी चेक करें। कैलकुलेशन में समय लगता है, बाकी आप लोग जब स्पीड में करेंगे तो ऑटोमेटिकली के जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है जो न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, यानी सेकंड वाले का जो थर्ड वाले का जो जवाब है ये भी फर्स्ट ही होगा, फ्रॉम N1 1 और N2 2, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, करिए इसे भी करिए। इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक। तो आयनिक सबको पता है, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो आयनिक होता है, के पॉजिटिव में टूटेगा और आई नेगेटिव में टूटेगा, तो ये आपका हो गया आयनिक कंपाउंड। What will be the molality of a solution having 18 ग्राम of glucose, यानी 18/180 हो गया, ये नंबर ऑफ मोल हो गए। नीचे डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 2 टाइम ये कट गया और 0.1 इंटू 2, तो यानी कि 0.2 आना चाहिए, 0.2 थर्ड वाला जवाब आएगा यहाँ पर। फोर्थ वाले फिफ्थ वाले में जब आप थर्ड वाला आएगा, थर्ड 0.2 आना चाहिए, 0.2। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसी पूरी सीरीज को सॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक शेप्ड आइडियल। बताइए, 6 वाले का जवाब दीजिए, 6 वाले का जवाब दीजिए। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछा है, बोलिए। फिफ्थ वाले का सी, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, 6.023 इंटू 5 ठीक है भाई। हाउ मेनी यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ द यूनिट सेल पूछ रहा है। क्यूबिक आइडियल क्रिस्टल NaCl का 1 ग्राम मास है, ठीक, Na का एटॉमिक NaCl का दिया ही हुआ है। चलिए कैलकुलेशन सही है, फिफ्थ का सी रजनी निकाल लिया, नहीं निकाल पाया। चलिए देखो, सॉरी सिक्स्थ का सी, फिफ्थ का चल रहा है दिमाग में, सिक्स्थ का सी, सिक्स्थ का 1 आ रहा है कि सी आ रहा है, सिक्स्थ का चेक करिए, सिक्स्थ का 1 आ रहा है कि सी आ रहा है, बता दें। चलिए ठीक है, 6 वाले का जवाब देखें। देखो 6 वाले में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ एटम्स बनाने हैं, तो कितने बनेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5 हो जाएगा, ये निकल के लगभग 1.02 के समथिंग आएगा इंटू 10⁻22। ठीक है, तो अब आपने जो मतलब एक यूनिट में निकालने हैं, अब एक यूनिट में होते कितने, 1 यूनिट NaCl contains 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस, यही होंगे ना, 4 क्लोराइड आयंस एक यूनिट में। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक यूनिट में निकालने हैं, तो इसका मतलब हुआ यूनिट सेल का जो नंबर आएगा वो आएगा आपका, डिवाइड कर देना पड़ेगा 1.02 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 4। जब डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप
तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 4 दूनी 8, यानी कि 0.2 समथिंग बनेगी। 2 से जुड़ा हुआ आंसर ढूंढना पड़ेगा आपको, 2 से जुड़ा हुआ आंसर ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट देख रहा हूँ, 2 से जुड़ा हुआ अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 से जुड़ा हुआ आंसर ये है 2.57 इंटू 10। बाकी कोई 2 से जुड़ा हुआ आंसर भी नहीं है, डिवाइड करके भी देखिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा। चेक करके 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है, यही आना चाहिए। चेक करिए, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हो। चेक करिए, यही आंसर अगर आ रहा है तो आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट आंसर है। ठीक, देखिए कभी एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना फंसे। अगर बहुत माइन्यूट वेरिएशन है क्वेश्चन में, अगर माइन्यूट वेरिएशन है डेसिमल प्लेस पर, तब तो पूरा कैलकुलेट करिए। अगर डेसिमल प्लेस पर नहीं है, सभी वैल्यूज अलग अलग है, तो ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना फंसिए आप, नहीं तो आप समय का वेस्टेज बहुत ज्यादा कर जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। The ratio of rate of diffusion of helium and methane under identical conditions of pressure and temperature will be। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम मीथेन दोनों का पूछा है, तो आर मीथेन, ठीक है, चाहे आप मीथेन ऊपर रखें नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीलियम ये रख दीजिएगा। और अब मोलर मास आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, और मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, यानी कि मोलर मास ऑफ हीलियम ऊपर आ जाएगा और मोलर मास ऑफ मीथेन नीचे आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा √2/16, और ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका जवाब 2 आ रहा है। ठीक है, 7th वाले में भी यही आएगा। हीलियम का 4 होता है, सॉरी 4 होता है, 2/4 आ जाएगा, 2/4, सॉरी 2/4 मैंने ऊपर नहीं रखा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 जी। ठीक, ठीक है, 2 ही आएगा, मैं 4 समझ रहा था, 2 आएगा एग्जैक्ट। राजेश 8th वाला करिए, 8th वाला। 8th का जवाब दीजिए। आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो 90 में से 234 में से 90 घटा दीजिए, तो यहां पर आपका 4 हो गया, और 23 में से आप 9 घटा दीजिए, 14, 144। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ठीक है ना? अर्चिता रजनी, डी के वर्मा जी, व्हाट अबाउट द आइडिया रिलेटेड टू द क्वेश्चंस? क्या आइडिया है आपका? जगमोहन जी बताएं, जगमोहन जी बताइए। If a system is in equilibrium, the rate of forward to the reverse reaction बोले, बताएं। If a system is at equilibrium, the rate of forward to the reverse reaction is।
नाइन्थ वाले का बी आ रहा है इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। नाइन्थ वाले में इक्वल आना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड भाई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड जितना जाएगा उतना ही बैकवर्ड में जाना चाहिए। है, ध्यान दीजिए इस पर, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। टेंथ वाले में आइए, फॉर रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन 2NO2 2NO2 फिर 2NO गैस, O2 बना, Kc इतना बना, R इतना दिया है, व्हेन Kp Kc कंपेयर्ड तो क्या आना चाहिए, निकाल दीजिए। टेंथ वाले का जवाब निकालिए। Kp इज इक्वल टू होता है, बताइए, पता होगा। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा N कैलकुलेट कर दो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यानी 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। जब जिसकी पावर 1 हो जाती है, जिसकी पावर 1, तो ये वैल्यू Kc RT से मल्टीप्लाई, Kp ज्यादा आएगा, Kp इज ग्रेटर देन Kc आएगा। अगर 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी सब वैल्यू, Kp की वैल्यू ग्रेटर देन Kc आना चाहिए, Kp इज ग्रेटर देन Kc आना चाहिए जी। Kp जब डेल्टा N 1 हो गया तो RT से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Kp Kc से ग्रेटर आएगा। ध्यान दीजिए इस पर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, Ksp फॉर AgCl इज इतना। इसे थोड़ा सा टेक्निकली आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो Ksp AgCl का दे रखा है, तो यहां पर लिख लेना चाहिए आपको। NaCl को तोड़ोगे तो NaCl डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन में है। इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर दे रखी है, 0.2। ठीक है, तो 0.2 इतना ये भी बनेगा और 0.2 ये भी बनेगा, दोनों ही 0.2 बन जाएंगे, है ना। और Ksp ऑफ AgCl आपको पता ही है, तो Ksp ऑफ AgCl लिख दूं। Ksp ऑफ AgCl दे रखा है कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की बराबर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा Ksp ऑफ AgCl, Ksp ऑफ AgCl इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन क्लोरीन की बढ़ानी है, तो अगर Ag की मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं S है, ठीक है, और इनटू इसकी कंसंट्रेशन S प्लस 0.2 क्लोरीन की बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो S स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.2 S हो जाएगा, और ये वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻10 है, तो ये हो जाएगा आपका। कैलकुलेट करिए सब लोग, इसको ऐसा करो, नेग्लेक्ट कर लो, इसको नेग्लेक्ट करके देखो आंसर आ रहा है, नेग्लेक्ट करो इसे, नेग्लेक्ट करिए तो बन जाएगा आपका 0.2S इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 पर, क्योंकि बहुत कम है ना कंसंट्रेशन, 0.2 है, इसलिए नेग्लेक्ट करने की करके मैं चेक कर लूँ जरा। S इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 6 इंटू 10⁻10 आ रहा है, यानी फोर्थ वाला आंसर आ रहा है। देखिए मिलाइए, फोर्थ वाला आ रहा है, चेक करिए। नेग्लेक्ट क्यों किया, रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि जो मतलब अगर मान लो इसे कंसंट्रेशन मानो, एस की कंसंट्रेशन मानो ये बहुत कम है, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट किया। नहीं करोगे तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी।
विच इज द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सबसे कम घुलने वाला पानी में कौन है? लेस आयनिक, लेस सॉल्युबल। कंसेप्ट याद रखिए, लेस आयनिक, लेस आयनिक, लेस सॉल्युबल। तो 12 वाले का जवाब फोर्थ, ये होगा, फोर्थ होगा लेस आयनिक। ये तो आयनिक नेचर में है, Ag2S कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, चेक करिए आप। ये आयनिक, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, इसमें से ये इसके अंदर लेस आयनिक कैरेक्टर कम होगा। चेक करें मनु, राजेश जी, रजनी, सभी लोग चेक करके बताइए। 12 का डी 100% आएगा। चलिए, सब कैलकुलेशन बेस है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग इस पे समय नहीं दे पा रहे हैं, इन्हें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बोला जाता है, टाइम ले रहे हैं आपसे। इफ एंथैल्पीज ऑफ मीथेन, इथेन सबकी दे रखी है एंथैल्पी, मीथेन की ये है और इथेन की ये है, बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी? तो भाई ये बताओ, मीथेन के में चारों तरफ तो 4 बॉन्ड तोड़ने हैं ना, 4 बॉन्ड तोड़ने मीथेन के, तो इसका मतलब है कि 320 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 80 आ गई, 80 आ गई, ठीक है। और C2H6 में अगर आप देखोगे तो C2H6 इस तरीके से आप चेक करो, तो पहले तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जी बिल्कुल दिलीप, फजान रूल से ही बता सकते हैं। तो यहाँ 360 दे रखी है, तो 360 कर लो, इज इक्वल टू कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी प्लस 6 इंटू ये कार्बन हाइड्रोजन की, भाई इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3, 6 इंटू 80 कर दो, तो ये हो गया आपका ई सी सिंगल बॉन्ड सी इज इक्वल टू बन जाएगा 360 माइनस 6 360 माइनस हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 480, 120 बचेगा, ठीक है 120, जी सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। मनु, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? रजनी कुमारी, बाकी लोगों को आते होंगे, वो समझते हैं कि आते हैं, इसलिए अपना क्लास छोड़ करके अपने चले गए, आराम से बैठे देख रहे हैं, बोले ये तो सब आता ही है मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर देना उनके लिए तकलीफ दे होता है, आंसर दीजिए आप लोग, शांत बैठे हुए कोई मतलब नहीं है क्लास में, फिर तो लाइव और रिकॉर्डिंग में भी डिफरेंस क्या रह जाएगा, जब आप लाइव भी नहीं जवाब दे रहे हैं, कितने 4-5 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोग अपना देख रहे हैं, तुम आप लोग भी रिस्पॉन्स करिए ना। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले इसे मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जगमोहन जी, आपने पूछा सर इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पूरा, समझिए बात को। सबसे पहला काम यह है कि हमें वैल्यू दे रखी है मीथेन की, मीथेन की वैल्यू हमें इसलिए दे रखी है कि हम मीथेन के चारों बॉन्ड तोड़ें, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो हमें कार्बन से हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन से हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी पता लग जाएगी, तो वो हमने निकाल ली 80। जगमोहन जी समझिए, आपने पूछा, अब अगर हम लोग इथेन मॉलिक्यूल देखें, तो इथेन में 6 हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, तो एक को तोड़ने की एनर्जी निकाल चुके 80, तो 6 को तोड़ने की एनर्जी 480 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 480 ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और 480 जब हो जाए तो आप इसको फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूले में क्या करना है,
टोटल एनर्जी इथेन मॉलिक्यूल की इज इक्वल टू कार्बन कार्बन की प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी, दोनों की निकाल के घटा दीजिए आप, 120 आ जाएगी। फोर्टीन वाले पर आइए, 14 क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये जरूर है, लेकिन समझदारी का सबूत आपको देना पड़ेगा। जब आपसे मैंने कहा कि अभी तक हलवा ले आओ तो कहते हो सर ये तो मुझसे जब 2 चुटकियों में हो जाते हैं। जब क्वेश्चन थोड़े टिपिकल लेकर के आओ तो आप कहते हो सर ये अब हो नहीं रहे हैं। सरल लाओ तो आफत, कठिन लाओ तो आफत। अरे ये तो कहो कि सर हम कर रहे हैं। 14 पर आइए। कुछ नहीं करना है, सबकी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी के कंसेप्ट पर लगाना है इस क्वेश्चन को। सबकी एनर्जी जोड़ दीजिए, जितनी है सबकी एनर्जी जोड़ दीजिए। इन सब मॉलिक्यूल पूरा जुड़ा है ना, तो कार्बन देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी है, सबकी एनर्जी है दे रखी है, जिसकी जो एनर्जी रखी है जोड़ के टोटल कर दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही है तो ये एज इट इज रखो, इसको जोड़ दो। फिर आपने रखना है हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड है, इसको भी एज इट इज रखिए। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी आपको दिख रही है, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं, चेक कर लो आप। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी एक ही है, कितना आ रहा है दीक्षा, 15 23। नहीं देखो बेटा आपने गड़बड़ कर दिया, समझिए समझिए आप ध्यान से। देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी है 4 इंटू, मैं जोड़ रहा हूं, जोड़िए आप मोबाइल से, 410.50, एक वैल्यू तो ये हो गई, प्लस है ना, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर 606.1 हो गया, प्लस इसमें भी कुछ नहीं करना है 431.3, तो ये तो हो गई आपकी इधर की एनर्जी, इस साइड की एनर्जी हो गई ना। अब माइनस कर देना है इसमें, टोटल इसे कर लीजिए, फिर इसको माइनस कर दीजिए। एंथैल्पी अब रिएक्शन निकालनी तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाते हैं ना, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट देख लेते हैं, रिएक्टेंट में आपको ये हो गए आपके बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे आपके 6 वैल्यू हो जाएगी ना टोटल, चेक करिए। और कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 410 हो गया, प्लस हो जाएगा एक बॉन्ड वो है 336, ठीक है। घटा के बताइए कितना आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस में आएगी, चेक करिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 मिनट का समय दे दीजिए, मोबाइल मेरा नहीं लगा हुआ है। 4 चौक 16, देखिए 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, 120, चेक करके देखो 120 आ रहा है कि 1523 तो नहीं आ रहा। मुझे अपना मोबाइल हटाना पड़ेगा उससे कैलकुलेशन के लिए, इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा मुझे, करिए कैलकुलेट मनु। नहीं कर रहे हैं, चलो खैर करके मुझे बताइएगा, मेरे पास कैलकुलेटर इस समय नहीं है। 120 है, चलो ठीक, 120 आ रहा है, लगभग आंसर
120 के आसपास ही आएगा, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दे रखा है 120 के आसपास में, तो 120 ही लगाइए जी। आज क्वेश्चन कम कराएंगे लेकिन क्वेश्चन दमदार है, इसमें ये बात आपको माननी पड़ेगी। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इतना दे रखा है। द हाफ लाइफ पीरियड कुछ नहीं करना है, 15वें वाले में कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाइए। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁻⁴ जी। वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.693 अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁻⁴ जी। बताइए, मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 6 कम 6, एक वाला आंसर आएगा। एक वाले दो आंसर दे रखे हैं, फर्स्ट का ए आ रहा है। चलिए ठीक, वेरी गुड, आपने कैलकुलेशन कर ली। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन कम होंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन मेहनत के साथ करिए आप। 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहा हूं, तो 50 तो कम से कम हो ही जाने चाहिए। द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड इनवर्स होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई बड़ा किसका होगा? F माइनस O माइनस माइनस Na पॉजिटिव Al ट्राई पॉजिटिव। 17 का जवाब दीजिए। रेडियस भाई इस पे -2 है, इस पे -1 है, इस पे प्लस हो गया, इस पे 3 प्लस हो गए, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा। क्वेश्चन जब टाइम कंज्यूमिंग है तो समय लेकर के काम करिए। 18 वाले पे आइए। 18 ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन एज आई नो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ाते होंगे तो आप बता देंगे कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जवाब आपको हो सकता है रट न पाया हो, लेकिन उम्मीद है कि आंसर आपको पता होगा। 18वें का जवाब दीजिएगा, 18 का जवाब दीजिएगा। The equivalent conductance of two strong electrolyte at infinite dilution in water at 25 डिग्री सेल्सियस given below। तो आपका आएगा लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की वैल्यू। यही होगा ना? तो 18 वाले का जो जवाब बनेगा इसके अकॉर्डिंग NaCl माइनस कर देंगे, बिल्कुल 100% श्योर है। ये आएगा फर्स्ट। NaCl और पता होना चाहिए, NaCl और पता होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। NaCl की जानकारी होगी तभी आंसर आएगा। जी बताएं। उसके बाद आ जाइए गोल्ड नंबर गिव्स। क्या बताता है?
अमाउंट ऑफ द गोल्ड प्रेजेंट इन कोलाइडल, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं बताता है। अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोलाइड, ये भी नहीं बताता है। गोल्ड के प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। अमाउंट ऑफ द गोल्ड रिक्वायर्ड ना, नंबर ऑफ द मिलीग्राम्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड विच जस्ट प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ, है ना, कोआगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल हैविंग 10% NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मतलब वो नन होगा, इसमें से नन। 1 ml ऑफ 10% जब सॉल्यूशन लेते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड का, तो उसको रोकने के लिए जितना हमें कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड सॉल, गोल्ड नंबर। बीस वाला बताइए। 20 कैल्कोपायराइट होगा, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर को ही हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। दिस इज सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज इवॉल्व बाई एक्शन ऑफ, हाइड्रोजन किससे इवॉल्व होती है? बाई एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट HNO3। तो ये बना लेगा आपका ऑक्साइड की लेयर, ये भी ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। इक्कीस वाले का जवाब दीजिए। Mn आएगा, रिएक्शन देख लीजिए। Mn प्लस क्या होता है बताइए, दो ले लें, 2HNO3, एरो लगाइए, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 है। ये मोर रिएक्टिव हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो करेगा नहीं, ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। आप लोग भी इसको एक बार चेक करिएगा, मुझे जो आइडिया है मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। 22 वाले पे आइए, ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी 2000 पीजीटी 2010 में भी आया है, और यूपी पीजीटी में कई बार आया है। बिल्कुल सही, 22 का चौथा आंसर। टू रिमूव अनडिकम्पोज्ड AgBr in the form of Na3AgS2O3 a complex salt। वेरी गुड। ठीक है जगमोहन जी, आप उस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, मैं भी ट्राई कर लूंगा। 21 वाले पर आप भी चेक करिएगा, हम भी चेक कर ले, ठीक है, परेशान ना होइए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अमोंग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, यहां पर इनकरेक्ट ढूंढना है, 23 वाले में इनकरेक्ट ढूंढिएगा। फाइव एफ जो है वो कम शील्ड होती है, 4F, 5F ज्यादा शील्ड होती है और 4F कम शील्ड होती है, ये डिफरेंस है।
इक्वली शील्डेड नहीं होती। 24 वाले पर आइए। चौबीस 25 दोनों बताइए। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई इन ए कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका आ रहा है 2 और 2 4, और ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। 4 3 आना चाहिए। 24 वाले पर आइए। 2 दूनी 4 और 2 6, 6 और 3 आना चाहिए। ठीक, 6 3, वेरी गुड। 6 3 आएगा, यही होगा भाई। यहाँ पर ई एन बाइडेंटेट है तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये भी बाइडेंटेट लेकिन 1 है, तो 4 2 6 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक, डन। The best explanation for the solubility of MnS, best explanation for the solubility of MnS in dilute HCl is that पच्चीस वाले का जवाब दीजिए। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन डाइल्यूट HCl। अगर सल्फाइड आयन घटाए दिए जाएं तो H2S कम बनेगी। चेक करिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MnCl2 इज लेस देन दैट ऑफ MnS, नहीं। Concentration of Mn di positive is lowered by formation of complex ion with chloride ions, नहीं। Concentration of sulfide ion is lowered by oxidation of free sulfur, ना। Concentration of sulfide ion is lowered by formation of weak acid of H2S, ठीक है। H2S जब बनेगा भाई, यहाँ पर H2S दोनों रिएक्शन करेंगे, MnCl2 H2S बनेगा, तो कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन की घट जाएगी। एग्जैक्ट यही वाला है। ठीक लगा क्वेश्चंस का? क्वेश्चंस का लॉट आपको अब तक 25 क्वेश्चन में आपका क्या इरादा है जी बताइए। 25 क्वेश्चन आपको कैसे महसूस हुए? गुड। चलिए, आपका कोऑपरेशन, अगर आप इसी तरीके से बताते रहेंगे ना, हम अपने और भी इम्प्रूवमेंट, और भी कल टिपिकल क्वेश्चंस लाएंगे। कल और टिपिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे आपसे। 26वें का जवाब दीजिए। 26। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड शोन बिलो इज, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज। 26 वाले का जवाब दें। 1 2 3, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। सत्ताईस का जवाब दीजिए। 27 27। HBr reacts with this compound under anhydrous condition at room temperature to give। 27 वाले का जवाब दीजिए। इधर से तो कुछ हो नहीं पाएगा, यहीं जुड़ेगा इस साइड में। एनहाइड्रस कंडीशन है, ये आएगा जवाब। इसी साइड पर अटैक होगा। H यहां, Br उस कार्बन को ज्वाइन करेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। 27 वाले को चेक करिए सभी लोग। 27 वाले को चेक करें।
रीजन अगर जानने का मन हो रहा हो तब भी बात करता हूं आपसे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3 दिया है। इस पे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का आपको दिख ही रहा है। ये लोन पेयर अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव OCH3। इस पे HBr का अटैक करा दीजिए। H पॉजिटिव Br नेगेटिव मतलब CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर Br, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों लगा रही हो दीक्षा, यहाँ पर आ जाएगा आपका OCH3। क्वेश्चन 28 पर आइए। Which of the following has highest knocking property? Which of the following has highest knocking property? स्ट्रेट चेन ऑलिफेंस होते हैं, ठीक है। ब्रांच तो नहीं होंगे भाई। स्ट्रेट चेन की जो एंटी नॉकिंग थोड़ा पूछ रहा है, नॉकिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है, नॉकिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है, नॉट एंटी नॉकिंग। एंटी नहीं पूछ रहा है, नॉकिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है। आप लोग जवाब एंटी से दे रहे हो। अब सही हुआ। वन टू डाइब्रोमो cyclohexane on dehydrohalogenation gives। हाँ है, जगमोहन जी है। सभी लोग एंटी नॉकिंग पढ़ते हैं, नॉकिंग कोई नहीं पढ़ता है। 29 वाले पर आइए। 29 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो ये ले लिया हमने, तो अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर से एक हाइड्रोजन उठाएगा, एक इधर से उठाएगा, यानी कि फर्स्ट आएगा। भाई अगर डिहाइड्रोजनेट करा दोगे इसे तो यहाँ का एक H उठेगा, ये एक H यहाँ से ये आ जाएगा। थर्टी वाले का आइए। अ कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड सोडियम कंपाउंड इज। कौन नहीं रिएक्शन करता है? अ कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद, ठीक नहीं, ए क्यों है? 30 का डी ही होगा दीक्षा। फोर्थ ही होगा। अ कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एसीटोन कर लेता है, एसिटल्डिहाइड इन दोनों से कर लेता है, जबकि सोडियम से ये भी कर लेता है। तो यही बचा ना फिर हमारे पास एक ऑप्शन।
31 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, बेंजाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, बाकी देंगे। CH3 ये कंपाउंड, ये रिएक्शन आपको पता ही है। 32 वाली भी पता है आपको भाई, यहां पर तो Cl लगना है, जब Cl यहां पर लग जाएगा तो फिर CH2COH हो जाएगा। चलिए करके दिखा देता हूं। यहां पर 0, ये अल्फा है ना, इसका मतलब हुआ CH3 CH, यहां पर Cl आ जाएगा और यहां पर आपका COOH बन जाएगा ना। इसके बाद आप अल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH है ना, KOH है ये, तो एक HCl निकाल दीजिए, यही आएगा थर्ड वाला। पहले HBZ फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां पर तो HBZ हो गई, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दी। जी 33 वाला बताइए। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन with dimethylamine in the presence of catalytic amount of acid forms the compound. If water during the reaction is continuously removed, the compound formed is generally known as इमीन कहलाएगा। इमीन बिल्कुल सही। एक बार रिएक्शन कर लें, एक बार रिएक्शन कर लें 33 वाले की। साइक्लोहेक्सेनोन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, विद डाइमिथाइल एमीन, मतलब NH2 सॉरी NH आएगा यहां पर, डाइमिथाइल एमीन ना, NH, यहां CH3 डाइमिथाइल एमीन हो गया। कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन एसिड forms a compound if water H2 is continuously removing. एक H यहां से भी जाएगा ना, एक H यहां गया, एक H यहां गया, एक O ये गया, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनना चाहिए। N बॉन्ड अंदर ले लीजिए, यहां पर आप बैलेंसी पूरी कर दीजिए, N और CH3 ये बनना चाहिए, और ये है इमीन नहीं एनामीन है, ये एनामीन है, मतलब डबल बॉन्ड भी है तो इन एमीन बोलो ना, इन भी है और एमीन भी है, डाइमिथाइल, तो ये दूसरा आंसर आएगा इसका भैया, थर्ड नहीं सही, एग्जैक्ट दूसरा आएगा, इमीन नहीं होगा। इमीन तो तब बनेगा जब यहां से इमीन, DK वर्मा जी इमीन नहीं होगा, इन एमीन है, ये तो एमीन रह गया ना, इमीन में NH रह जाता है ना, यहां पर नहीं आया। जैसे अगर इमीन वाली बात करोगे तो आपको CH3CHO प्लस H2N है ना, और R ले लो तो यहां से H2O निकल जा रहा है, लेकिन यहां पर H2O डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है, ये इमीन बनाता है, ये इमीन था। CH3CH डबल बॉन्ड है ना, NR, ये इमीन था, यहां इमीन नहीं है, इन फिर एमीन है, इन है फिर एमीन है। यस, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुई है ना, बिल्कुल।
आइसोप्रीन इज ए वैल्यूएबल सब्सटेंस फॉर मेकिंग नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। बताइए कौन सा 34 का? रबर तो निश्चित हो गया है, 34 में रबर तो निश्चित हो गया। अब आगे ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया उसने। बिल्कुल नहीं, लिक्विड फ्यूल कैसे बनाएगा? ये तो नहीं है, पेट्रोल भी नहीं, प्रोपीन भी नहीं, है तो रबर ही भाई। सिंथेटिक रबर भी नेचुरल रबर का ही एक डेरिवेटिव बनता है, क्लोरीन डेरिवेटिव है ना। आइसोप्रीन से पहले आपको क्लोरोप्रीन बनाना पड़ेगा ना, आइसोप्रीन से पहले आपको क्लोरोप्रीन बनाना पड़ेगा, देन यू कैन प्रिपेयर सिंथेटिक रबर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, आज वो क्वेश्चन नहीं जो आप सोच रहे हो। ढूंढो जाके अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, पहचानो, जानो। The secondary structure of protein refers to alpha helix structure, fixed configuration of the polypeptide backbone, sequence of alpha। बताइए 35 का 35। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोगों ने जल्दी कर दिया। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जल्दी कर दिया आप लोगों ने। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू अल्फा हेलिकल बैकबोन तो है, लेकिन फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होगा, फिक्स्ड रहता है। जब आप हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ फिक्सिंग, कौन किससे बॉन्ड बनाएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। वेरिएबल वैलेंसी जनरल फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पॉलीपेप्टाइड आप जान रहे हैं, प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इसीलिए वर्ड पॉलीपेप्टाइड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा भाई जगमोहन जी। प्रोटीन जितने भी हो पॉलीपेप्टाइड माने जाते हैं। 37 पर आइए, 37 का जवाब दीजिए। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का ज़्यादा केवल एक ही जगह दे रखा है, सेकंड वाले में। Which one of the following has the highest electronegativity? क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी यहां पर। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्कली मेटल इज NS1 और 2, तो यहाँ NS1 हो जाएगा, 2 सेकेंड ग्रुप की हो जाएगी, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की। सोडियम गिव्स अ ब्लू कलर विद अमोनिया, कॉम्प्लेक्स बना ही लेता है ना, कॉम्प्लेक्स बनाता है। 40 अमोनिएटेड आयन बनेगा ना, अमोनिएटेड आयन बी। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, लेकिन यहां पर अमोनिएटेड आयन बनेगा। सोडियम गिव्स ब्लू कलर पूछा है जगमोहन जी, सोडियम गिव्स ब्लू कलर पूछा है।
विद अमोनिया। 40 का बी पर टिक करिए ना फिर। बोरेक्स बहुत पूछा जाता है, ये पीजीटीज में बहुत पूछा जाता है। Na2B4O7.10H2O होगा। व्हाइट लेड, ये भी पीजीटीज में बहुत पूछा जाता है। 42 वाले का देखिए, PbCO3 और ये थर्ड वाला होगा ना, ये व्हाइट लेड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम है यहां पर। इस रिएक्शन में भी, ये भी पीजीटीज में बहुत आता है। 44 वाला पीजीटीज में बहुत आता है भाई। यहां पर 0 है, यहां पर -2 हो जा रहा है ना, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट का हाफ, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ हो जाएगा। 45 नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड व्हेन NaNO2 रिएक्ट विद NH4Cl होना चाहिए। NH4Cl से जब रिएक्शन कराओगे तो NaCl निकलेगा और आपका N2 निकलेगा, 2H2O निकल जाएगा। रिएक्शन लिख दूं, NaNO2 की रिएक्शन जब कराओगे NH4Cl से, तो यहां पर NaCl बनेगा, 2H2O निकलेगा और N2 निकलेगा। आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? 46 वाले का जवाब दीजिए। 46 वाले का जवाब दीजिए। ए, बिल्कुल। यहां देखो ब्यूटूइन है, ठीक, यही करेगा ना। 47 द नंबर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल, केवल इसमें कायरल कार्बन कितना है, एक तो ये तो है नहीं, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो 47 वाले का जवाब दीजिए। तो 40 का ए 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 है ना कायरल, एक कायरल ये है, एक कायरल आपका ये है, 2 कायरल कार्बन है। 47 वाले में 2 कायरल कार्बन है। स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है, नॉट ऑप्टिकल। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल भी आएंगे, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आएंगे। सिस बनेगा, सिस ट्रांस, फिर यहां पर आपका आर बनेगा और एस कन्फ्यूरेशन, टोटल 4 आएंगे, ये आएगा। पचास तक करेंगे आज हम लोग। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? 48 वाले का बताइए। बनाने पड़ेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा क्वेश्चन ये।
बताइए। पांच आइसोमर बनेंगे, चलो देख लेते हैं। C4H10O सही है। नंबर 1, पहला तो सिंपली बनाओ एल्कोहल, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 OH, पहला तो ये बनेगा। दूसरा पोजीशन बदल दो, ये 3 तो एल्कोहल बना लो, ठीक है। अब ईथर बनाओ, फिर एक और ईथर बनाओ, CH3O CH3C, 6 बन गए, एक और एल्कोहल भी बनेगा, 7 बनेंगे। छह बन गए, 6 के बाद एक संभावना एल्कोहल की पोजीशन सेकेंडरी वाली भी रह गई ना, CH3 CH फिर CH3 फिर आगे CH2OH, एक ये एल्कोहल और बढ़ा लो, ठीक है। एल्कोहल में बनेंगे 5, 4 और 3, 7 इधर बनेंगे जी, ठीक है, 7 ही आए। ठीक है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक ही पोजीशन पे लगा है ना, एक ही पे लगा है Cl, यहां भी Cl यहां भी Cl, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। 49 वाले पे डज नॉट पे देखिए, एक ही पोजीशन पे है ना, जैसे अगर बनाना चाहो तो Cl यहां लगा लो, Cl यहां लगा लो, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 1 पे आएगा ये थर्ड। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, लास्ट 50 वाला बताइए, 50 वाला बताइए, कहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर आ रहा है, यहाँ -2 0, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यही होगा फर्स्ट 50 का ए। चलिए बाकी क्वेश्चन कल डिस्कशन करेंगे, कल क्लास लेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन 50 और हैं, उनको भी हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। ओके, जरा आज रात में सो लें, 4 दिन से नहीं सोए हैं, 5 दिन से।